हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार। कंपटीशन वाला में आप लोग का बहुत स्वागत है। हम लोग ये लूसेंट टारगेट सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है और हम लोग लूसेंट बुक को ख़त्म करने वाले हैं अगले 100 दिन में। ठीक है, तो हम लोग हिस्ट्री और फिजिक्स को लेकर चल रहे हैं। बाकी आप लोग इस तरह से आप लोग को टारगेट दिया जाएगा, आप लोग उसे पहले कंप्लीट कर लेंगे। यूट्यूब के माध्यम से आपको टारगेट दिया जाएगा, ठीक है, और इसे आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे और लूसेंट इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज का हमारा जो क्वेश्चन है गवर्नर जनरल से है और फिजिक्स के गुरुत्वाकर्षण से है। ठीक है, चलिए अब हम लोग का पहला एक क्वेश्चन आ रहा है। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की थी? द्वैध शासन, तानाशाही शासन, लोकतांत्रिक शासन और संघीय शासन। तो ये आप लोगों को पता होगा कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में ये द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, अब देखिए समझते हैं कि द्वैध शासन व्यवस्था है क्या। देखिए जैसे कि अभी भी हमारे वर्तमान में ये चल रहा है। एक हो गया फौजदारी, दूसरा हो गया दीवानी। ठीक, अब देखिए फौजदारी क्या है, दीवानी क्या है। अब और फौजदारी कौन देख रहा था, दीवानी कौन देख रहा था। जैसे कि अभी आप लोग का मारपीट या किसी भी तरह का विवाद है, ठीक है, तो ये फौजदारी में आता है। ठीक है, और अगर कोई पैसा से रिलेटेड है या फिर कोई ज़मीनी विवाद है या फिर किसी भी तरह का पैसा से रिलेटेड है, ठीक है, वो हो गया दीवानी। ठीक है, दीवानी या फिर राजस्व का बात हो गया, ये सब का दीवानी में। इसका कौन करता था? ये नवाब के द्वारा देखा जाता था। ठीक, और ये दीवानी जो है ये ब्रिटिशों के द्वारा देखा जाता था, जो कि उस समय वर्तमान में गवर्नर होते थे। ठीक है, तो ये समझ के होंगे। और अभी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं तो फौजदारी का कौन है तो एसपी, ठीक, और दीवानी का कौन है तो एसडीएम या डीएम। ठीक है, तो इस तरह से अभी भी ये चल रही है। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और ये इलाहाबाद की संधि 1765, दो संधि हुई थी, एक 12 अगस्त को, एक 16 अगस्त को। के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को किसके संरक्षण में लिया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है नवाब सिराजुद्दौला, दूसरा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठा साम्राज्य। तो ये आप लोग भली भांति जानते होंगे। तो ये मुगल सम्राट को किसके संरक्षण में लिया गया था? तो अंग्रेज़ों के संरक्षण में लिया गया था। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और इससे कितना वार्षिक पेंशन दे रहा था शाह आलम द्वितीय को? 26 लाख वार्षिक पेंशन इसे दे रहा था। और इसके संरक्षण में किसे रखा गया था? तो मीर जाफ़र की पत्नी मुन्नी देवी को, विधवा मुन्नी देवी को इसके संरक्षण में रखा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हम लोग को इस पर ध्यान देना है कि गवर्नर जनरल बोल रहा है, ना कि गवर्नर। तो यह एक्ट का पारित हुआ था 1773। इसके तहत जो गवर्नर जनरल बना वो कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग समझते हैं क्या कि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या क्या हुआ था। इसी एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और वारेन हेस्टिंग्स के बारे में तो हल्का हम लोग डिटेल समझते हैं। यह एक बहुत संघर्षशील थे ब्रिटिशों के लिए, क्योंकि यह पहली बार ये भारत कब आए थे? ये पहली बार वारेन हेस्टिंग्स ये पहली बार भारत आए थे 1750 में। ठीक है, 1750 में वारेन हेस्टिंग्स पहली बार भारत आए थे। इसके बाद 1750 में ये भारत आए थे। इसके बाद ये जो भारत आए थे यह किस रूप में भारत आए थे? तो ये क्लर्क के रूप में ये भारत आए थे। क्लर्क के रूप में ये भारत आए थे। ठीक है, और इन्होंने अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का, अगर पूछेगा कि कहाँ का ये अध्यक्ष बना था तो कासिम बाजार का ये अध्यक्ष बना था। ठीक है, कासिम बाजार का ये अध्यक्ष बना था। ठीक है, अपनी कार्यकुशलता के कारण। और बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का ये गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, तो ये देखिए इसका संघर्ष 1750 से स्टार्ट हुआ और ये लास्ट में 1774 से इसका कार्यकाल शुरू हुआ गवर्नर जनरल के रूप में, और ये 1785 तक रहा। फिर इसी पर महाभियोग लगाया गया था। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न के माध्यम से हम लोग महाभियोग को भी डिटेल में जानेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। वारेन हेस्टिंग्स ने राजकोषीय कोषागार को कहाँ स्थानांतरित किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने राजकोषीय कोषागार को कहाँ स्थानांतरित किया था? तो पटना, दिल्ली और मुर्शिदाबाद और कोलकाता। इसका आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका कहाँ पर किया था?
पटना, दिल्ली, मुर्शिदाबाद और कोलकाता। तो पहले कहाँ था? मुर्शिदाबाद था। मुर्शिदाबाद से ये स्थानांतरित करके ये कोलकाता लाया था। ठीक है, मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके ये कोलकाता लाया था। अब देखिए, अगर पूछे बंगाल की राजधानी का क्रम, पहले कौन था? ढाका। ठीक, ढाका से मुर्शिदाबाद। ठीक, मुर्शिदाबाद। इसी तरह से करके ये बंगाल की राजधानी का क्रम था। फिर मुंगेर आया, मुंगेर से फिर कोलकाता, इसी तरह से करके ये राजधानी का क्रम था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। किस वर्ष वारेन हेस्टिंग्स ने पंचवर्षीय ठेका पद्धति लागू किया? किस वर्ष वारेन हेस्टिंग्स ने पंचवर्षीय ठेका पद्धति लागू किया? 1765, 72, 80 और 84। तो ये 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने पंचवर्षीय ठेका पद्धति को लागू किया था। ठीक है, देखिए पंचवर्षीय ठेका पद्धति है क्या? ठीक है, यह एक जमींदारी पद्धति से है। ठीक है, और इसे हम लोग किस पद्धति के नाम से जानते हैं? इजारेदारी पद्धति। ठीक है, इजारेदारी पद्धति के नाम से जानते हैं। और ये कब लागू किया गया था? 1772 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। और इसके अंतर्गत क्या होता था कि उच्चतम बोली वाले को लगान वसूली करने का अधिकार दिया जाता था। जो उच्चतम बोली लगाता था उससे लगान वसूल करने का अधिकार दिया जाता था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं अब। वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए पहला मदरसा किस वर्ष स्थापित किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक मुस्लिम शिक्षा के लिए मदरसा, दूसरा संस्कृत कॉलेज। तो मुस्लिम शिक्षा के लिए मदरसा किस वर्ष स्थापित किया था? 1772, 81, 84, 86। तो ये क्वेश्चन आप लोग को पता होगा। 1781 में इन्होंने मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम बार मदरसा का स्थापना किया था। ठीक है, और 1782 का अगर बात करते हैं तो जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज का स्थापना हुआ था। संस्कृत कॉलेज का स्थापना हुआ था कहाँ? बनारस में। कब? तो 1782 में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? ये जोनाथन डंकन के द्वारा ये आपका इस 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। 1784 में किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न। जोनाथन डंकन ये संस्कृत कॉलेज का स्थापना था। और जेम्स ऑगस्टस सिक्की के बारे में अगर देखते हैं, जेम्स ऑगस्टस सिक्की, तो ये पहला समाचार पत्र इसके द्वारा लिखा गया था। कौन सा था? तो द बंगाल गजट। तो कब? 1780 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अब ये कॉर्नवालिस यह अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था। ठीक है, लागू, और ये बनाया नहीं था। अस्थाई बंदोबस्त का जन्मदाता अगर बोलेगा, मतलब अस्थाई बंदोबस्त को बनाया कौन था? तो सर जॉन सॉर के द्वारा बनाया गया था। लागू कौन किया था? तो कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? द बंगाल गजट, अभी मैंने जस्ट इसको डिस्कस किया, तो ये जेम्स ऑगस्टस सिक्की के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। वारेन हेस्टिंग्स के समय किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसे भी हम लोग डिस्कस कर लिए थे। ये किस अधिनियम के तहत है? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो कब? 1774 में। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो सर एलिजा इम्पे। ठीक, सर एलिजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनी थी, सर एलिजा इम्पे। और जिसे कब इस्तीफा देना पड़ा था? 1782 में इसे इस्तीफा देना पड़ गया था। 1782 में इससे इस्तीफा देना पड़ गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं अब। वारेन हेस्टिंग्स ने 1780 में मुगल सम्राट को मिलने वाली वार्षिक पेंशन कितनी बंद कर दी थी? हाँ, जो मुगल सम्राट को जो वार्षिक पेंशन मिल रहा था, इसे भी मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है, तो ये आप लोगों को पता होगा। तो ये कितना? 26 लाख वार्षिक पेंशन था, जिससे कि वारेन हेस्टिंग्स ने इसे बंद करवा दिया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का आरंभ वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का आरंभ, तो ये 1775 में। ठीक है, 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो कार्यकाल 1775 से 82। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये 82 से 80 से 84। ठीक, इसी बीच में हैदर अली की मृत्यु हुई थी और मंगलौर की संधि के तहत इस युद्ध का समापन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं अब। वारेन हेस्टिंग्स के समय मनुस्मृति का अनुवाद किस नाम से हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत को नहीं पता है।
और उम्मीद है कि आप लोग को पता होगा वारेन हेस्टिंग्स के समय मनुस्मृति का अनुवाद अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, किस नाम से हुआ था, तो एक कोड ऑफ जेंडर लॉज। ठीक है, और जेंडर की जगह कहीं कि आपको जेंटू भी मिल सकता है। ठीक है, जेंटू, और इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, तो एक कोड ऑफ जेंटू लॉज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, वारेन हेस्टिंग्स ने किसे नवाब का संरक्षण बनाया था। वारेन हेस्टिंग्स ने किसे नवाब का संरक्षक बनाया था, राजा सिताबरा। इसे भी मैंने डिस्कस कर लिया है, तो ये आप लोग को पता होगा मुन्नी बेगम को नवाब का संरक्षण नियुक्त किया था। ठीक है, नवाब का संरक्षक नियुक्त किया था मुन्नी देवी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 1786 में वारेन हेस्टिंग्स को किस कारण बरी किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स को किस कारण बरी किया गया था, तो ये इसके बारे में पहले हम लोग देखते हैं कि एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिस पर कि महाभियोग लगा। ठीक है, एकमात्र गवर्नर जनरल ऐसा था जिस पर कि महाभियोग लगा था, और इसे महाभियोग के लिए इसके पास प्रमुख साक्ष्य नहीं था, जिस कारण से कि महान न्यायालय ने सबूतों की कमी के कारण इसे महाभियोग से फिर हटा दिया था। ठीक है, महाभियोग से इसे हटा दिया था। ठीक है, और अगर पूछा गया कि महाभियोग किसने इसके ऊपर किसने लगाया था, तो बर्क के द्वारा महाभियोग लगाया गया था। ठीक है, बर्क के द्वारा महाभियोग लगाया गया था। ठीक है, और इसे कब मुक्त किया गया, तो 1795 में इसे आरोप से मुक्त किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस व्यवस्था को अच्छा माना गया है। निम्न में से किस व्यवस्था को अच्छा माना गया है, रैयतबाड़ी, महलबाड़ी, जमींदारी, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सी व्यवस्था जिसे अच्छा माना गया है, तो ये अगर बात करें तो महलबाड़ी व्यवस्था को अच्छा माना गया है। ठीक है, महलबाड़ी व्यवस्था को अच्छा माना गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अच्छा, तीनों को अगर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो देखिए जमींदारी व्यवस्था ये टोटल 19% पर थी, महलबाड़ी जो ये 30% पर थी, और रैयतबाड़ी ये कुल 51% पर थी। ठीक है, अब देखिए रैयतबाड़ी क्या होता है, रैयत मतलब किसान, जो कि किसान खुद से लगान जमा करते थे, वो रैयतबाड़ी। महलबाड़ी क्या था कि एक गांव का किसी मुखिया को नियुक्त किया जाता था, उसके द्वारा लगान को लिया जाता था। और बात करते हैं कि जमींदारी व्यवस्था क्या है कि इसमें किसी गांव के ज़मींदार को कर वसूलने का अधिकार दिया जाता था, वो कर वसूल करके ये ब्रिटिश सरकार को देते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं अब। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, 1782, 84, 86, 93। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट ये आप लोग को पता होगा, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को पारित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बंगाल के पहले भारतीय अधिकारी कौन थे जिन्हें राय रायन का पद दिया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये हल्का डीप में प्रश्न है, फिर भी आप लोग से ये बनना चाहिए। तो ये राजा राज बल्लभ था जिसे कि राय रायन पद दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नंद कुमार के बारे में देखते हैं। तो नंद कुमार जो थे, इन्हीं नंद कुमार एक बंगाली ब्राह्मण थे जिस पर कि वारेन हेस्टिंग्स ने झूठा मुकदमा करके न्यायालय से फांसी इसे दिलवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वारेन हेस्टिंग्स से न्यायालय से नंद कुमार को किस आरोपी में फांसी दिलवाया था। तो ये अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था, राजद्रोह, झूठा आरोप, गबन या षड्यंत्र। तो झूठा आरोप में इसे फांसी दिलवाया था, किसे, नंद कुमार को। बोलेगा कि नंद कुमार कौन था, तो ये बंगाली ब्राह्मण थे। ठीक है, बंगाली ब्राह्मण थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं अब। अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी। अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन सॉर्ड, वारेन हेस्टिंग्स, सर जॉन मेफरसन। इसे मैंने पहले डिस्कस किया था, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो आप लोग इसे बना दिए होंगे। योजना किसने बनाई थी, तो सर जॉन सॉर ने बनाई थी। और लागू किसने की थी, तो कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ठीक है, इसे याद करेंगे ट्रिक। तो कॉर्नवालिस यानी कि कॉर्न से कान हम लोग का हमेशा अस्थाई ही रहता है, वो कहीं भागता नहीं है। तो ये अस्थाई बंदोबस्त इस तरह से याद कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, 1793 में किसने पुलिस थानों की स्थापना कर उन्हें दरोगा के अधीन किया। 1793 में किसने पुलिस थानों की स्थापना कर उन्हें दरोगा के अधीन किया था, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन सॉर, वारेन हेस्टिंग्स। तो ये आप लोग को पता होगा, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का अगर कार्यकाल देखते हैं तो 1793 से लेकर 1786 से 93 तक था। फिर उसके बाद 1805 में ये बने थे। ठीक है, तो ये पुलिस थानों और उन्हें दरोगा का अधीन किसने किया, तो कॉर्नवालिस। ठीक है, इसे स्थानीय पुलिस थानों
और दरोगा का पद ये कॉर्नवालिस के समय में ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगर कॉर्नवालिस के बारे में और भी अगर कुछ जानना चाहते हैं तो देखिए इसके समय में जिले का समस्त अधिकार किनके हाथों में था? कलेक्टर के हाथों में था। और इन्होंने चार भ्रमण करने वाली कोर्ट को इन्होंने लाया था, कोर्ट यानी कि अदालत को लाया था। ठीक है, जिसमें कि 3 था बंगाल के लिए और 1 था बिहार के लिए। ठीक, 1 था बिहार के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। और अगर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? वो भी कॉर्नवालिस ने ही दिया था, जिसे कि कॉर्नवालिस कोड कहते हैं। ठीक है, कॉर्नवालिस कोड में ही शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत था। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। और इन्होंने ही सबसे पहले कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगाया था कॉर्नवालिस ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कॉर्नवालिस कोड का मुख्य आधार क्या था? कॉर्नवालिस कोड का मुख्य आधार क्या था? अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया, शक्ति का पृथक्करण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये मद्रास के क्षेत्र में लागू किया गया था। और रैयतवाड़ी कितना परसेंट था? 51% था। ठीक है, और ये रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले ये बारामहल ज़िले में लागू किया गया था। बारामहल ज़िले में लागू किया गया था पहली बार। ठीक है, इसके बाद इन्हें पहली बार कर्नल रीड के द्वारा इसे लागू किया गया था। और यह व्यवस्था मद्रास में लागू की गई थी। इसके बाद ये धीरे धीरे पूरे दक्षिण क्षेत्र में ये फैलते गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में जमींदार को भू राजस्व का कितना भाग अपने पास रखने की अनुमति थी? तो ये आप लोग कई बार पढ़े होंगे। 10/11 भाग ब्रिटिश रखते थे और 1/11 भाग वो कौन रखते थे? तो भारतीय रखते थे। ठीक है, भारतीय जमींदार, यानी कि 90% ब्रिटिश और 10% भारतीय रखते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 24 नंबर, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिएगा। हर एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा ही गया है। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने लागू की थी? तो ये वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति लागू की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। महलबाड़ी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? महलबाड़ी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? किसानों के बीच भूमि का वितरण, भू राजस्व संग्रह, पुलिस सुधार और प्रशासनिक सुधार। तो देखिए महलबाड़ी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये भू राजस्व संग्रह। ठीक है, भू राजस्व संग्रह, ऑप्शन नंबर बी ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले कब और कहाँ लागू की गई थी? ये मैंने डिस्कस कर लिया था। कहाँ? तो बारामहल जिले में लागू किया था 1792 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। इसके बाद फिर धीरे धीरे मद्रास, फिर बम्बई, फिर दक्कन क्षेत्र में फैलते गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग अब। महलबाड़ी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? महलबाड़ी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? किसानों के साथ सीधे समझौता करना, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा रैयत। गांव और जागीर के मुखिया को राजस्व वसूली का आधार बनाना, ये सही लग रहा है। ठीक है, कृषि उत्पाद का संपत्ति गलत, भूमि जब्त करना ये भी गलत, ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। महलबाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन था? कौन माने जाते हैं? महलबाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? मार्टिन बर्ग, जेम्स टॉमसन, हॉल्ट मैकेंजी, मुनरो। इसे माना जाता है महलबाड़ी व्यवस्था का वही हॉल्ट मैकेंजी को महलबाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। और इसे अच्छे रूप में किसने माना? 1833 में जेम्स टॉमसन और मार्टिन बर्ग ने इस बंदोबस्त को सबसे अच्छे रूप में माना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत लगान पुनर्समीक्षा की अवधि कितनी थी? तो ये 30 वर्ष थी। ठीक है, ये 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। ये 30 वर्ष के पश्चात फिर ये लगान का समीक्षा किया जाता था कि कितना फसल और हो रहा है, कितना और टैक्स और लिया जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को किस अधिकार के साथ भूमि स्वामित्व दिया गया? रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को किस अधिकार के साथ भूमि स्वामित्व दिया गया? भूमि बेचने का अधिकार, भूमि गिरवी रखने का अधिकार, भूमि पर खेती करने का अधिकार, दोनों। तो ये भूमि बेचने का भी अधिकार था और वो गिरवी रखने का भी उससे किसानों का अधिकार था, क्योंकि रैयत का मतलब किसान स्वयं भूमि का मालिक है। इसका मतलब कि वो उसे बेच भी सकता है, वो गिरवी भी रख सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम लोग का ये हिस्ट्री का प्रश्न यहाँ तक खत्म हुआ। अब अगला प्रश्न हम लोग का अब फिजिक्स से शुरू होता है। टोटल अगला 20 क्वेश्चन और फिजिक्स का है। ठीक है, चलिए। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो पिंड के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम निम्न में से किस पर निर्भर करता है? निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो दो पिंड, एक तो इसकी दूरी और उसके द्रव्यमान पर। ठीक है, दूरी और उसके द्रव्यमान पर दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्व त्वरण का मान सबसे अधिक होगा?
ठीक है। यदि पृथ्वी का घूर्णन अगर बढ़ा देते हैं तो किस स्थान पर गुरुत्व त्वरण का मान सबसे अधिक होगा? ध्रुव, विषुवत रेखा, पृथ्वी का केंद्र, सभी स्थानों पर समान प्रभाव होगा। आप इनमें से कौन सा सही होगा? विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा इनमें से बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान क्यों शून्य होता है? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान क्यों शून्य होता है? वहाँ कोई द्रव्यमान नहीं होता है, ये हो गया। अगला देखते हैं ऑप्शन, वहाँ पर सभी गुरुत्व बल एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं, वहाँ पर जी का मान शून्य होता है, वहाँ वायुमंडल का प्रभाव नहीं होता है। बताइए ए बी सी डी में कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये वहाँ पर सभी गुरुत्व बल एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं, वहाँ पर सभी गुरुत्व बल एक दूसरे को संतुलित कर लेते ऑप्शन नंबर बी, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34, किस पिंड का भार लिफ्ट में घटा हुआ प्रतीत होता है? किस पिंड का भार लिफ्ट में घटा हुआ प्रतीत होगा जब? किसी पिंड का भार लिफ्ट में घटा हुआ प्रतीत कब होगा? जब लिफ्ट स्थिर हो, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है, ठीक है, लिफ्ट क्षैतिज दिशा में गति कर रही है। तो अगर घटा हुआ प्रतीत हो रहा है इसका मतलब लिफ्ट क्या है? वो नीचे की ओर जा रही है। ठीक है, लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है। और कब शून्य प्रतीत होगा? जब लिफ्ट का तार टूट जाए या रस्सी टूट जाए, तो उस समय भार जो है शून्य प्रतीत होगा। ठीक है, तब जो है भार क्या है? शून्य प्रतीत होगा। अगर लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, तो भार क्या है? बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। नीचे आ रही है एक समान वेग से, यानी कि तो उसका क्या है? भार उस व्यक्ति का कम लगेगा, और रस्सी टूट गया तो वो भार शून्य हो जाएगा। ठीक है, और वो कब वो छत से टकरा जाएगा? जब लिफ्ट गिर रही है। ठीक है, और पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण से लिफ्ट की गिरने की गति अगर अधिक है तो लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा और वो घायल हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 34 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉरी 34 का बी, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति पूरी तरह से रोक दी जाए तो क्या होगा? सभी स्थानों पर जी का मान समान होगा, ध्रुवों पर जी का मान न्यूनतम होगा, विषुवत पर जी का मान अधिकतम होगा, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार शून्य होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में बताइए कौन सा हो जाएगा? 35 का, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति पूरी तरह रोक दी जाए, पृथ्वी का घूर्णन गति अगर पूरी तरह रोक दी जाएगी तो क्या विषुवत पर जी का मान क्या है? अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी पर जी का मान क्या है? अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कि पृथ्वी की सतह से, ठीक है, अगर कुछ फैक्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, पृथ्वी की सतह से अगर ऊपर जाते हैं, ठीक, या नीचे आते हैं तो जी का मान क्या है? वो घटेगा। ठीक है, वो क्या है? जी का मान घटेगा। अगर पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? शून्य होता है। और पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिकतम होता है, महत्तम होता है या अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए, और विषुवत रेखा पर जी का मान क्या है? तो न्यूनतम होता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर ध्रुव पर जी का मान बढ़ जाता है। लिफ्ट में स्थित पिंड का भार तभी शून्य होगा जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए। गुरुत्व त्वरण में किसी पिंड का द्रव्यमान निर्भर करता है। गुरुत्व त्वरण किसी पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व बल सबसे अधिक होता है। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा हो जाएगा? 36 का 36 का कौन सा हो जाएगा? 36 का हो जाएगा बी, लिफ्ट में स्थित पिंड का भार तभी शून्य होगा जब लिफ्ट की डोरी टूट जाएगी। ये मैंने अब जस्ट डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 37 नंबर, लिफ्ट के नीचे उतरते समय अगर लिफ्ट का त्वरण गुरुत्व त्वरण से अधिक हो तो क्या होगा? ये भी मैंने डिस्कस किया कि पिंड जो है छत से टकरा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 38 नंबर, पृथ्वी का द्रव्यमान m और त्रिज्या r हो तो गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा? तो ये जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक, जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगर किसी ग्रह की त्रिज्या में 2% की वृद्धि की जाए तो गुरुत्व त्वरण का मान कितना, गुरुत्व त्वरण के मान में कितना प्रतिशत बदलाव होगा? 4% बढ़ेगा, 2% घटेगा, 4% घटेगा, 2% बढ़ेगा। तो ये क्या होगा कि 4% घटेगा। ठीक है, 4% घटेगा, ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न, 4% घटेगा। चलिए 40
क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है? ये कितना भी पढ़ लीजिए, ये कन्फ्यूजन लगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग अच्छे से एक ट्रिक देखेंगे। देखिए, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास, ठीक। हम कहीं भी जाएंगे, हमारे शरीर का जो मास है वो कभी कम नहीं होगा, जितना है वो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो क्या है कि भार और द्रव्यमान में अंतर क्या है? तो देखिए, भार हमेशा स्थिर रहता है जबकि द्रव्यमान बदल सकता है, ये गलत है। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदल सकता है। ये मास क्या है कि हमेशा स्थिर रहेगा और बाकी क्या है कि वो बदल सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। केपलर के पहले नियम के अनुसार ग्रह किस प्रकार की कक्षा में प्रवेश करते हैं? ग्रह किस प्रकार की कक्षा में परिक्रमा करते हैं? ऑप्शन नंबर ए वृत्ताकार, दूसरा त्रिकोणीय, सी दीर्घवृत्ताकार, चौथा अर्धवृत्ताकार। तो ये ग्रह जो है ये आपका दीर्घवृत्ताकार पथ पर ये घूमती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। केपलर का तीसरा नियम क्या कहता है? ग्रहों का परिक्रमण काल सूर्य से अधिक दूरी के ग्रहों के लिए कम होता है। ग्रह का परिक्रमण काल सूर्य से अधिक दूरी के लिए ग्रहों से अधिक होता है। तो देखिए, ये केपलर का नियम क्या बोल रहा है? अगर ये सूर्य है, जो ये पास का ये बुध है, तो ये कम ही दूरी पर, ये अगर वरुण है ये बहुत लंबे दूरी तक, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? अब इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? 42 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ग्रहों का परिक्रमण काल सूर्य से अधिक दूरी के ग्रहों के लिए अधिक होता है। जो कि पास में से बुध है उसका कम होगा, वरुण का अधिक होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? उपग्रह के द्रव्यमान पर, कक्षा के त्रिज्या पर, पृथ्वी के द्रव्यमान पर, उपग्रह के ऊंचाई पर, ठीक है। किस पर करता है उपग्रह का कक्षीय वेग? किस पर करता है? 43 का ये आपका ऑप्शन नंबर बी, कक्षा के त्रिज्या पर करता है। अगला प्रश्न, यदि उपग्रह पृथ्वी के सतह के बहुत समीप है तो उसका कक्षीय वेग क्या होगा? ठीक है, बहुत समीप है तो उसका कक्षीय वेग क्या होगा? 44 का ये अंडर रूट जी आर, ठीक है, अंडर रूट जी और आर, जी इंटू आर। चलिए अगला प्रश्न, यदि उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी से ऊंचाई बहुत कम हो तो परिक्रमण काल क्या होगा? ठीक, यदि उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी की ऊंचाई बहुत कम हो तो उसका परिक्रमण काल क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करेगा, और कक्षा की त्रिज्या और द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। तो बताइए 45 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, केवल कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 46 का देखते हैं। भूअस्थायी उपग्रह की कक्षा का परिक्रमण काल कितना होता है? भूअस्थायी उपग्रह की कक्षा का परिक्रमण काल कितना होता है? 12, 24, 48, 72 घंटा। कितना होता है? 46 का ये 24 घंटा होता है, ठीक है, 24 घंटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आपका अगला प्रश्न 47 का, प्लाइन वेग का वह न्यूनतम वेग जिससे पिंड को अगर पृथ्वी से बाहर फेंकते हैं तो फिर वो वापस नहीं आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर हम किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर किसी को फेंकते हैं तो वो फिर कभी पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व बल को पार करके वो आसमान में वो चला जाएगा, फिर वो अंतरिक्ष में चला जाएगा, फिर वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, ध्रुवीय उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? 84 मिनट, 72 मिनट, 60 मिनट, 120 मिनट। तो ये 84 मिनट होता है, ठीक है, 48 का ए। चलिए अगला प्रश्न, भूतुल्यकालिक उपग्रह किस कक्षा में स्थापित होते हैं? 12,000, 24,000, 36,000, 48,000। तो ये क्या है? ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये स्थापित होते हैं, ठीक है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये स्थापित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, उपग्रह का कक्षीय वेग यदि अधिक हो तो कक्षा की त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? त्रिज्या अधिक होगी, त्रिज्या कम होगी, त्रिज्या पर कोई प्रभाव नहीं, त्रिज्या का कोई महत्व नहीं है। तो 50 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, त्रिज्या कम हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम लोग का क्या है, ये टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। हम लोग का ये नेक्स्ट टारगेट अभी मैंने ये यूट्यूब पर मैं पोस्ट कर दूंगा, आप लोग वहाँ से अगला टारगेट देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का लूसेंट क्या है कि पर डे ये टेस्ट के माध्यम से ये लूसेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।